सही नंबर है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करें कि प्रेगनेंसी है, या पेशेंट को ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि प्रेगनेंसी है, या फिर कोई डिजीज़ के कारण पीरियड्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको हम आज क्लियर डिफाइन कर पाएंगे कि प्रेगनेंसी है या मतलब कोई माल न्यूट्रिशन की वजह से या डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स या प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से पीरियड नहीं आ रहे, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की, वो 12 साल से 45 साल तक की जो एज है वो रिप्रोडक्टिव एज है। 12 साल से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसको फर्स्ट पीरियड्स ऑफ मेंसेस को मिला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करें कि प्रेगनेंसी है, या पेशेंट को ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि प्रेगनेंसी है, या फिर कोई डिजीज़ के कारण पीरियड्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको हम आज क्लियर डिफाइन कर पाएंगे कि प्रेगनेंसी है या मतलब कोई माल न्यूट्रिशन की वजह से या डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स या प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से पीरियड नहीं आ रहे, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की, वो 12 साल से 45 साल तक की जो एज है वो रिप्रोडक्टिव एज है। 12 साल से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसको फर्स्ट पीरियड्स ऑफ मेंसेस को मीनार्ची बोला जाता है। एंड जब जो पीरियड्स हैं जो स्टॉप हो जाते हैं उसको मीनोपॉज बोला जाता है। वो 45 ईयर्स में होता है, और अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वाइज भी होता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे 55 या 50 ईयर्स की जो एज होती है उसमें मीनोपॉज आता है लेडीज़ को। तो जो मेंसेस साइकिल्स होती है वो टोटल 28 डेज़ की होती है, उसमें 28 दिन की होती है। और जो जैसे कि 1 तारीख को पीरियड्स आए, उसके 14 दिन बाद पेशेंट को ओवरी से अंडा निकल के आएगा, ओवम निकल के आएगा। अगर उसको वहाँ स्पर्म मौजूद मिल गया फैलोपियन ट्यूब में, तो वो कंसीव हो जाएगा, और वो फर्टिलाइजेशन होकर यूट्रस की तरफ आएंगे और वहाँ पर वो ग्रो करेंगे। उसको प्रेगनेंसी कंसीव बोलते हैं। प्रेगनेंसी वहाँ कंसीव हो जाएगी। अगर वहाँ स्पर्म मौजूद नहीं है तो उसको फिर पीरियड्स आ जाएंगे, यूट्रस से पीरियड्स आ जाएंगे। तो अपन अब बात कर लेते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो कितने मंथ की होती है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है। जो प्रेगनेंसी होती है वो लूनर मंथ्स के अकॉर्डिंग देखें तो हम 10 मंथ की होती है, एंड कैलेंडर के हिसाब से 9 मंथ 7 डेज प्लस होता है। एंड जो हम दिन देखें तो 280 दिन की होती है। अगर वीक्स देखें तो 40 वीक की होती है प्रेगनेंसी, यानी 37-40 वीक में ये नॉर्मल होती है। तो अब अपन इसकी बात कर, जो अपनी प्रेगनेंसी होती है वो स्पेशली 3 भाग में डिवाइडेड होती है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर को लास्ट ट्राइमेस्टर भी बोला जाता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो फर्स्ट वीक से लेकर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक होता है, उसमें 12 वीक तक होता है, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है। और सेकंड ट्राइमेस्टर 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक होता है, उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोला जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर 29 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू द 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोला जाता है या लास्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है। तो मैं अब बताऊंगा आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें क्या क्या होता है। जो पेशेंट होता है उसको मॉर्निंग सिकनेस होगा, पेशेंट को वीकनेस होगा, एंड नोजिया, वोमिटिंग का सा मन करेगा पेशेंट का, और पेशेंट को फटीग होगा, और ब्रेस्ट में अजीब सी फीलिंग होगी, पेशेंट को सेंसेशन होगा, अजीब सा सेंसेशन होगा ब्रेस्ट में। वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को ये सब चीज़ें डेवलप होती है। एंड जो अपन इसके ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या होंगे। जो पेशेंट होगा उसको जो ब्रेस्ट का साइज होगा वो थोड़ा इनलार्जमेंट लगेगा, एंड जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि यूरिन आ रहा है बार बार, तो बार बार यूरिन के लिए जाएगा पेशेंट। एंड जो एमिनोरिया है, एब्सेंस होगा पेशेंट का पीरियड्स नहीं आएंगे उस कंडीशन में, पेशेंट का सीरियस हो जाएंगे।
और जो एंटीरियर वॉल्स ऑफ वेजाइना है उसको जो बिल्यूस डिस्कलरेशन होगा, बिल्यूस कलर की हो जाएगी एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना उस कंडीशंस में। अपन फिर उसमें पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, अजीब सी फीलिंग होती है, वीकनेस, फटीग फील करता है, मतलब कमजोरी महसूस करता है इस कंडीशन पेशेंट। और अब हम इनकी सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर ले तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो 13 वीक्स टू 28 वीक्स का होता है। और उसमें जो पेशेंट को जैसे नोजिया, वोमिटिंग है या फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशंस है, ये पेशेंट का सीज हो जाता है, बंद हो जाता है लगभग पर बट पेशेंट को जो एमिनोरिया वो कंटिन्यू चलता रहता है, पीरियड्स नहीं आते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो इसके जो एब्डोमन है उस पर जो स्टीयस मार्क डेवलप हो जाते हैं, पिंकिश एंड वाइट कलर के होते हैं वो, एंड एक लीन या नाइगेरा डेवलप हो जाता है वो अनलाइकस टू पीरियड सिम्फाइसिस तक होता है, वो बिल्कुल रस्से की तरह ब्लैक इन शेडो डेवलप हो जाता है, लीन या नाइगेरा बोला जाता है जिसको। और जो ब्रेस्ट है उनका साइज इनलार्जमेंट हो जाता है एंड एब्डोमन का साइज़ बढ़ जाता है और पेशेंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है। एंड पेशेंट को जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें जो यूट्रस है उसका साइज़ बढ़ जाता है पेशेंट का। और अब इनके जो अपन इसके उसकी बात कर लेते हैं कि जो फोरहेड है उस पर फोरहेड पे भी ब्लैक कलर के शैडो डेवलप हो जाता है फोरहेड एंड चिक्स पे, ये होता है इन कंडीशन में। अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर अपना 29 वीक टू 40 वीक्स का होता है, वो मतलब लास्ट स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, अब मतलब डिलीवरी की स्टेज में चला जाता है पेशेंट उस कंडीशन में। तो 37 और 40 वीक्स के बीच में प्रेगनेंसी होती है जो डिलीवरी नॉर्मल होती है पेशेंट को, उसमें अपन करा सकते हैं, अगर डेट फिक्स करके भी करा सकते हैं पेशेंट का। जैसे बहुत से वो नहीं निकालते हैं कि भाई मुहूर्त निकालते हैं हम उसी डेट में बच्चा कराएंगे, तो उस डेट में करा सकते हैं, 37 वीक्स के बाद अपन करा सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि उसके जो इंटरनल ऑर्गन है फुल्ली डेवलप हो जाते हैं बच्चे के। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है जो इसमें साइन सिम्टम है, इसमें एमिनोरिया होता है एंड ब्रेस्ट का साइज इनलार्जमेंट हो जाता है और जो स्टेस मार्क्स हैं पिंकिश एंड वाइट कलर के ये थोड़े और ब्राइट हो जाते हैं और ज़्यादा साइज इंक्रीज हो जाता है, एब्डोमेन का साइज इंक्रीज हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विक्स वैसे ये ज़्यादा हो जाती है एंड पेशेंट का जो फंडल हाइट है ये इंक्रीज हो जाता है। तो ये कंडीशन से इसमें बिना थर्ड ट्राइमेस्टर में डेवलप होती है और पेशेंट को जो एंकल जॉइंट है यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है और पेशेंट को वीकनेस तो होगी, एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसीलिए पेशेंट को जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तब भी पेशेंट्स को, जैसे हमें पता लग गया कि इसको प्रेगनेंसी है तो तभी से फॉलिक एसिड की टेबलेट ओडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दैन ये टैबलेट को 3 मंथ तक कंटिन्यू करेंगे। उससे क्या होगा, अगर हम इसी टैबलेटों को यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है और मदर को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मदर के शरीर में फॉलिक एसिड की पूर्ति नहीं होगी तो बच्चे में जो लिप्स डेवलप आता है, यहाँ पर कटा हुआ लिप्स देखा हो तो किसी बच्चों को, है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी और इनकी खान पीन की कमी की वजह से ही ये चीज़ें डेवलप होती हैं। और फिर 3 महीने तक हम ये रखते हैं फॉलिक एसिड, उसके बाद फिर कैल्शियम की टेबलेट और आयरन की टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट को। तो क्योंकि जो बच्चा पेट में डेवलप हो रहा है तो उसको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, वो उसको मदर्स की बॉडी से मिलेगा बच्चे को थ्रू द प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से मिलेगा। मदर की बॉडी में वो चीज़ मौजूद होंगी तो मिल जाएगा, नहीं होंगी तो मदर वीक हो जाएगी, बच्चा तो लेगा उसमें से खून में से लेकिन मदर वीक हो जाएगी। इसीलिए पेशेंट को अच्छा डाइट देना चाहिए, फुल प्रोटीन के साथ पेशेंट को डाइट देना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए उनकी बॉडी को। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर के जो 4th वीक है उसमें पेशेंट को एक्सेसिव वेटिंग का काम नहीं करना चाहिए, जो उसको उन टाइमों में पेशेंट को रेस्ट और फुल नींद फुल ले और रेस्ट करें। ये बहुत अच्छा तरीका है पेशेंट को अगर इजीली या नॉर्मल डिलीवरी करानी है या बच्चा है जो हेल्दी डिलीवर्ड कराना है तो ये कंडीशन है ज़रूर एडवाइस करना पेशेंट को। और फ्रूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा करना, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो मदर्स होती हैं अगर खान पीन की थोड़ी
कमी रहेगी तो उसमें कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन ज़्यादा डेवलप हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर हार्ड स्टूल आएगा पेशेंट को और पेशेंट को हेमरोइड डेवलप हो सकते हैं उसकी वजह से, क्योंकि पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए स्टेनिंग करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, तो उसकी जो हेमरोइडल्स वेंस है जो एनस में ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो उस कंडीशंस में फिर वो वेंस फूलेंगी और उसको हेमरोइड्स की कंडीशन डेवलप होगी पेशेंट को, ब्लीडिंग लॉस हो सकता है वहाँ से पेशेंट को, पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। इसीलिए पेशेंट का सबसे अच्छा ध्यान देना चाहिए उसके खान पीन पर, उसके रेस्ट नींद पर, और कुछ नहीं। और रिपीट चेकअप कराते रहना है कि भाई कम से कम हमें 3 या 4 बार तो अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराओ, सेकंड ट्राइमेस्टर में कराओ, थर्ड ट्राइमेस्टर में कराओ कि बच्चा अनडेवलप तो नहीं है, या मतलब पानी के अंदर कमी तो नहीं पड़ रही है। अगर पानी की कमी है उसको देखा जाएगा, अगर पानी ज़्यादा है तो उसको भी देखा जाएगा, वो भी एक डिजीज़ है, पानी कम भी एक डिजीज़ है, पानी ज़्यादा भी एक डिजीज़ है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसकी मैंने वीडियो अपने उसमें बना रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, कितना अगर कम हो गया तो क्या दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा हो गया तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो मैं दूसरी वीडियो में मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो कैसा लगा आज का ये सफ़र? बहुत ही बढ़िया था और मुझे बहुत समझ में आया, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। वेरी गुड, वेरी आगे